क्लास 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के बारे में आपको समझाया जा रहा था। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने आपको रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के बारे में समझाया था और बताया था कि रेशम कीट एक उपयोगी कीट है जिसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। रेशम कीट के बाद फिर आपको मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर के बारे में समझाया गया था और बताया गया था कि मधुमक्खियों में बहुरूपता या पॉलीमार्फिज्म पाई जाती है। और फिर मधुमक्खियों के बारे में समझाते हुए आपको बताया था कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार से किया जाता है, मधुमक्खियों में किस प्रकार से सूचना प्रसारण अर्थात कम्युनिकेशन इन हनी बी के बारे में समझाया गया था। और फिर मधुमक्खियों के आर्थिक महत्व को बताते हुए लाख के कीट के बारे में भी समझाया गया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं पशुपालन, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। बच्चों, पशुपालन मानव की आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक वैज्ञानिक कृषि पद्धति है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए कला है। एक गणना के अनुसार विश्व का 70% से भी अधिक पशुधन जनसंख्या भारत और चीन में है। यद्यपि ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फार्म उत्पादों का योगदान 2.5% ही है, अर्थात प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही कम है। इसीलिए पशुपालन, पशु प्रजनन तथा उनकी देखभाल से संबंधित पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त खाद्य उत्पादन तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधुनिक तथा नई तकनीक तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। मानव ने सभ्यता के विकास के साथ अपने लाभ के लिए पशुओं को पालना प्रारंभ किया और अपने जीवन क्षेत्र में पशुओं की आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर उन्हें पालतू अर्थात डोमेस्टिक बनाया। सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा और शिकार पकड़ने में सहायता के लिए कुत्तों को पाला गया। खेती कार्य तथा दुग्ध उत्पादन के लिए गाय, ऊन के लिए भेड़ तथा बोझा ढोने के लिए ऊंट, गधा, घोड़ा तथा मांस और अन्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए मुर्गी, सूअर आदि पशु पालने प्रारंभ कर दिए। जंतु अवशेषों जैसे रोम, सींग, पंख, हड्डी, खाल आदि का उपयोग मानव अपने हित में बड़े पैमाने पर करता रहा है। पशुपालन व्यवहारिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को मितव्ययतापूर्ण एवं स्वस्थ रखने की कला का ज्ञान कराती है। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से पशु प्रजनन, पशु पोषण एवं पशु रखरखाव का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले पशुओं की संख्या संसार में पाए जाने वाले कुल पशुओं की संख्या का मात्र 20% है। हमारे देश में विश्व की गायों का 16.5%, भैंसों का 5.7%, बकरियों का 16.2%, भेड़ का 5.7%, मुर्गियों का 5% भाग ही पाला जाता है। पशुपालन का संबंध भैंस, गाय, सूअर, ऊंट, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि का पालन करना तथा इनकी प्रजनन विधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे मानव इनसे उत्पन्न पदार्थ जैसे दूध, मांस, ऊन आदि भारी मात्रा में प्राप्त कर सके। इसके अलावा मत्स्य पालन, इसे हम फिशरीज कहते हैं, कुक्कुट पालन, इसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, यह भी मानव के लिए लाभदायक है क्योंकि उनके उत्पादों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन भी पशुपालन के क्षेत्र में ही
आते हैं। तो आज पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री या जंतु या पशुपालन या जंतु कृषि कर्म है क्या। सबसे पहले हम इसी के बारे में समझेंगे कि यह कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें पालतू पशुओं के रख रखाव एवं उनके जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वे सभी पालतू पशु जो हमें दूध, मांस, खाल आदि प्रदान करते हैं पशुधन या लाइव स्टॉक कहलाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। मवेशी पालन या पशुपालन जिसे हम कैटल फार्मिंग कहते हैं, ये है क्या। तो पशुधन उत्पादन को बेहतर बनाना आधुनिक काल की प्राथमिकता है, जिससे दूध, अंडे, मांस आदि की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इनमें मवेशी पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और मवेशी पालन के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला दुग्ध उत्पादन और दूसरा बैल श्रम। जानते हैं मवेशियों की देसी नस्लें क्या हैं। उपयोगिता के आधार पर मवेशियों को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला दुधारू नस्ल। इस नस्ल की गाय उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली होती हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली गिर जाति, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली साहीवाल गाय तथा आंध्र प्रदेश में लाल सिंधी और दयानी गाय की नस्लें होती हैं। साहीवाल नस्ल अन्य दुधारू गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है। साहीवाल गाय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान पालते हैं। इसके अलावा कुछ शुष्क नस्लें भी होती हैं, जैसे हालिकर। यह नस्ल कर्नाटक में पाई जाती है। नागेरी, यह नस्ल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिलती है। मालवी, यह नस्ल मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलती है, जबकि कांगयाम नस्ल तमिलनाडु में पाई जाती है। इसी प्रकार से मवेशियों की विदेशी नस्लें भी हैं, जिनमें गायों की प्रमुख विदेशी नस्लें जैसे कि होल्स्टीन फ्रिशियन, क्वेरेंसी, आयरशायर, जर्सी और ब्राउन स्विस, ये ऐसी नस्लें हैं जो कि विदेश में पाई जाती हैं या ये नस्लें विदेशी नस्लें कहलाती हैं। साहीवाल गाय की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से है और इसमें दूध श्रावण लगभग 300 दिन तक होता है और अवधि में औसत उत्पादन 2150 किलोग्राम के आसपास होता है। जबकि लाल सिंधी गाय जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में है, इसका औसत दुग्ध उत्पादन 1474 किलोग्राम के आसपास होता है। विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, आपने अभी देखा जर्सी विदेशी नस्ल है। ये वास्तव में जर्सी जो है इंग्लिश चैनल में जर्सी के द्वीप रंग निशानों सहित या बिना निशानों के हल्का पीला भूरा या धूसर भूरा रंग की होती है, जिसमें 305 दिनों तक औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 4000 लीटर होता है। जबकि जो ब्राउन स्विस होती है या स्विट्जरलैंड की है, इसका रंग भूरा और 305 दिनों में औसत दुग्ध उत्पादन 5250 लीटर के आसपास होता है। जबकि होल्स्टीन फ्रिशियन गाय ये हॉलैंड और काला या सफ़ेद रंग की होती है। 305 दिनों में औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 6150 लीटर होता है। आयरशायर ये भी स्कॉटलैंड में पाई जाती है, जिसका रंग लाल, महोगनी, भूरा या सफ़ेद रंग होता है। इसका संयोजन 305 दिनों में औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 4840 लीटर होता है। तो अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो होल्स्टीन फ्रिशियन जो हॉलैंड की गाय है, ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है, जिसका कि साल भर का औसत दुग्ध उत्पादन 6150 लीटर होता है। इस तरह से हमें इस टॉपिक के अंतर्गत गाय की देसी नस्ल, दुधारू नस्लें, शुष्क नस्लें और विदेशी नस्लों के नाम
अवश्य याद होने चाहिए। कुछ गाय की जो नस्लें हैं उनका औसत दुग्ध उत्पादन लीटर में और दुग्ध श्रावण काल दिनों में इंगित किया गया है, जिसको आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। गाय की जो डेयरी नस्ल है साहीवाल 2800 लीटर औसतन दूध उत्पादन, और जो दूध श्रावण काल होता है वह लगभग 300 दिनों का होता है। तो इस तरह से हमें मवेशियों में पशुपालन में उनकी देसी नस्लें, दुधारू नस्ल कौन सी हैं, शुष्क नस्लें कौन सी हैं और विदेशी नस्लें कौन सी हैं, और इन नस्लों में से किस नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है और उसका दुग्ध उत्पादन करने वाले दिनों की संख्या कितनी है, यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है। गाय की विशेष प्रकार की नस्लों को आप अपने स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सी गाय किस बनावट की होती है। पहला आयरशायर काऊ को दिखाया गया है, दूसरे में होल्स्टीन काऊ है, तीसरे में जर्सी गाय है और चौथे में ब्राउन स्विस गाय है। इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओवरऑल गायें लगभग एक ही बनावट की होती हैं, लेकिन इनके आकार रंग के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत विभेद होता है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता अलग अलग नस्ल की गायों की अलग अलग होती है। अब बात करते हैं भेड़ या सीप। भेड़ भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भेड़ का प्रमुख उत्पाद ऊन, मांस और इसकी खाल होती है, जिनके लिए भेड़ों को पाला जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली ऊन तथा मांस प्रदान करने वाली भेड़ों का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। इन भेड़ों का क्रॉस ब्रीड होने पर मेरिनो नस्ल की भेड़ों से कराया जाता है। मेरिनो नस्ल की भेड़ से क्रॉस कराने पर अगली नस्लें अच्छी उन्नत किस्म वाली होती हैं। ये नस्लें मूल रूप से स्पेन की हैं, परंतु इन्हें ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है और विश्व की कुल भेड़ों में 19% भारत में है। अर्थात भारत में भेड़ों की संख्या पूरे विश्व की संख्या से अगर तुलना करें तो मात्र 19% है। दूसरा सुअर पिग, सुअर पालन को हम पिगरी कहते हैं, और सुअर का मुख्य उत्पाद जैसा कि आप जानते हैं मांस, चमड़ा और इसके बाल होते हैं, क्योंकि सुअर के बालों से ब्रश बनाए जाते हैं। सुअर के बाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात करते हैं मवेशियों में प्रजनन की, जिसे हम कैटल ब्रीडिंग कहते हैं। मवेशियों की उत्तम नस्लों का उत्पादन कृत्रिम प्रजनन द्वारा किया जाता है। कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से ही हम मवेशियों की अर्थात पालतू जानवरों की उत्तम किस्मों को बना सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन दो प्रकार से कराया जा सकता है। पहला है रैंडम ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत प्रजनन योग्य सांड को चरने वाली गायों के साथ रखा जाता है और वो गायों के साथ मीटिंग करके नई जनरेशन को बनाता है। दूसरा नियंत्रित संकर प्रजनन या कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत देसी गायों को उच्च श्रेणी और प्रजनन की उच्च गुणवत्ता वाले सांडों से क्रॉस कराया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संकर गायें अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली होती हैं और संकर बैल अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं। कुछ प्रमुख उच्च कोट की संकर नस्लें, जिसे हम जर्सी सिंधी, भूरी स्विस साहीवाल और करन स्विस आयरशायर साहीवाल आदि होती हैं, जबकि मुर्रा भैंस एक बेहतर एवं उच्च दुग्ध उत्पादन लगभग 2000 लीटर करने वाली नस्ल है। करन स्विस संकर गाय को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है, वहाँ पर उत्पन्न किया गया था।
गाय की एक अन्य संकर नस्ल सुनंदनी है, जिसे NDRI केरल में उत्पन्न किया गया था। इस प्रकार से रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी गाय की उन्नत किस्मों को उत्पन्न किया गया है। दूसरा मेथड आता है, दूसरी विधि है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, या जिसे हम कृत्रिम जनन विधि कहते हैं। कृत्रिम रूप से भी जनन करा करके हम उन्नत किस्म के मवेशियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कृत्रिम प्रजनन के अंतर्गत उच्च नस्ल के सांड का वीर्य एकत्रित करके जमाव तापक्रम पर रखा जाता है। इसके पश्चात उच्च असल के सांड के वीर्य को इंजेक्शन द्वारा स्वस्थ गाय के शरीर में मध्य चक्र के दौरान प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कृत्रिम वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा हम अपनी चॉइस के अनुसार अगली जनरेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के महत्व क्या हैं? एक सांड के वीर्य द्वारा अनेक गायों लगभग 300 का निषेचन किया जा सकता है। दूसरा, इससे उच्च गुणवत्ता युक्त संतति की उत्पत्ति सुनिश्चित होती है और पशुओं को लाने ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। शुक्राणुओं का जमाव तापक्रम, जिसे हम फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं, लंबे समय तक संचित किया जा सकता है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन के माध्यम से हम उन्नत नस्ल के मवेशियों को उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे भी पशुओं के प्रजनन के उद्देश्य होते हैं। पहला, कि पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, रोग प्रतिरोधक बनाना। तीसरा, अधिक व्यापक क्षेत्र हेतु अनुकूलनशीलता उत्पन्न करना। पशुओं या उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारना और जंतु व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, ये हमारे पशु प्रजनन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अगला है बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण, जिसे हम मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या MOET तकनीक कहते हैं। MOET तकनीक के द्वारा हम एक प्रकार से प्राकृतिक प्रजनन में सफलता की निम्न दर को दूर करने हेतु अनेक पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जिनमें हम सफलतापूर्वक उत्पादन दर को इन तकनीकों को अपना करके बढ़ा सकते हैं। इन्हीं पद्धतियों में से बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण, इसे MOET कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है और यह पद्धति कई चरणों में पूर्ण होती है। पहला, सुपर ओवुलेशन। इस चरण में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे FSH और LH के इंजेक्शन द्वारा स्वस्थ और उच्च मात्रा में दुग्ध उत्पादन करने वाली मादा जंतु को उत्तेजित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मादा के अंडाशयों से अधिक अंडे मोचित होते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ गाय एक चक्र में एक अंडे के स्थान पर प्रति चक्र 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है। अब सुपर ओवुलेटेड मादा में कृत्रिम वीर्य सेचन या प्राकृतिक जनन द्वारा उच्च कोटि के नर के वीर्य द्वारा गर्भाधान किया जाता है। दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या भ्रूण स्थानांतरण। 8 से 32 कोष की अवस्था के दौरान भ्रूण को मादा के शरीर में सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है तथा अन्य स्वस्थ मादा, जिसे हम सरोगेट मादा के नाम से जानते हैं, उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जहां भ्रूण का विकास होता है। गाय, भैंस, भेड़, खरगोश, घोड़ी आदि में MOET तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसके विकल्प के रूप में स्वस्थ गाय में अंडों का स्वस्थ नर के वीर्य द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी किया जा सकता है। विसेचन के पश्चात उत्पन्न युग्मनज को विभाजन व भ्रूण में विकसित होने के लिए उद्दीपित किया जाता है। विकासशील भ्रूण को अब सरोगेट माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। हिम परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? इसके अंतर्गत भ्रूणों को भ्रूण टैंक में अत्यंत कम तापक्रम पर लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग
10 वर्षों तक रखा जाता है। इस प्रकार से हम फिर आवश्यकता अनुसार इसे उपयोग में लाते हैं। अगला इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पार्ट है मुर्गी पालन, जिसे हम पोल्ट्री फार्म के नाम से, पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, मुर्गी पालन भी हमारे देश का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन या मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। तो मुर्गी पालन से नाम से स्पष्ट है कि पशुपालन की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए पक्षियों को पाला जाता है, मुर्गी पालन कहलाते हैं। अंडे और मांस के लिए कुक्कुटों का पालन, संरक्षण, रखरखाव, यही सब मुर्गी पालन कहलाता है। अंडे देने वाले पक्षी लेयर्स, जबकि मांस प्रदान करने वाले पक्षी ब्रॉयलर्स कहलाते हैं। यह भी जानना आवश्यक है लेयर्स और ब्रॉयलर्स में क्या अंतर होता है। तो लेयर्स ऐसे पक्षी कहलाते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, जबकि ब्रॉयलर ऐसे पक्षी कहलाते हैं जिनसे मांस प्राप्त किया जाता है। अंडों के उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी को ही सिल्वर क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद फिर मुर्गी पालन का महत्व क्या है। तो मुर्गी पालन के द्वारा अंडे और मांस की प्राप्ति होती है। अंडे में 36% यॉक, 64% प्रोटीन और कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए और विटामिन डी होते हैं। मुर्गी के मांस में वसा, विटामिन, खनिज तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं। उसके बाद फिर आता है मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग, जिसे हम पिसी कल्चर के नाम से जानते हैं। मत्स्य पालन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मत्स्य पालन या मत्स्यिकी का अर्थ मछली को पालकर बड़ा करना एवं उनसे पैदा होने वाली मछलियों को पालना है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ की प्राप्ति हेतु मछलियों के पालन को ही पिसी कल्चर या मत्स्य पालन कहा जाता है। मछली उपयोग में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि मछली उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत जैसे विकासशील देश में भोजन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति कम होने के कारण मत्स्य पालन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मछलियाँ एक प्रोटीन युक्त, अत्यंत पौष्टिक तथा आसानी से प्राप्त किए जाने वाला भोजन का स्रोत होती हैं। अलवण जलीय मछलियों के पालन को मीठा जल मत्स्य पालन या अंतर्देशीय मछली पालन के नाम से जाना जाता है। जल संवर्धन अर्थात एक्वाकल्चर में जलीय जंतुओं के साथ उपयोगी पौधों का भी संवर्धन होता है। तो मत्स्य पालन के अंतर्गत जो मछलियाँ जैसे कि कतला, रोहू, कामन कार्प, ये ऐसी मछलियाँ हैं जो मीठे जल में होती हैं, अम्लवड़ी जल में पाई जाती हैं, जबकि कुछ समुद्री मछलियाँ जैसे हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल तथा पामफ्रेट आदि मछलियाँ ऐसी हैं जो मैरीन होती हैं, समुद्री होती हैं। तालाब, टैंक, जलाशयों में मनुष्यों के द्वारा मछली पालन किया जाता है। मत्स्य पालन के अंतर्गत क्रैब, पॉलीमॉन, लोबस्टर आदि जलीय जीव भी आते हैं। इनका पालन भी पिसी कल्चर के अंतर्गत ही माना जाता है। इस प्रकार से मछली पालन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसे हम CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा किए गए अनुसंधानों में भारत में मत्स्य संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। CIFA के नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन नामक अभियान से भारत में मत्स्य उत्पादन क्षमता 85,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्राप्त हो सकी है। तो आज इस चैप्टर का ये अंतिम भाग प्रसिद्ध था, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो आज इस चैप्टर के अंतिम भाग में आपने मत्स्य पालन या मत्स्य संवर्धन, फिश फार्मिंग या
पिसीकल्चर के बारे में आपने समझा। अब इस पूरे चैप्टर को अपनी नोट्स कॉपी में लिखते हुए भली भांति इसका रिवीजन कर लें। यह पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी पर आधारित है। आपकी समझ और सोच के आधार पर इसे लिखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आवश्यक थी इनको बताने का प्रयास किया गया है। अब अगले वीडियो के माध्यम से 12th बायोलॉजी का हम अगला चैप्टर प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।